साउथ अटलांटिक ओशन में एक ऐसा द्वीप है जहां आप कभी जा नहीं सकते, क्योंकि ये इतना दूर और अलग थलग है कि इसे दुनिया का सबसे आइसोलेटेड द्वीप कहा जाता है। ये पूरा द्वीप एक विशाल ज्वालामुखी का शिखर है जो समुद्र की गहराई से उठकर सतह तक आता है। इसका सबसे ऊंचा हिस्सा क्वीन मैरी पीक है, जिसकी ऊंचाई 2620 मीटर है। यह न सिर्फ द्वीप का लैंडमार्क है, बल्कि यहाँ के मौसम को भी नियंत्रित करता है। इस द्वीप के चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जो सीधा समुद्र में गिरती हैं। कई जगह ये चट्टानें 600 मीटर से भी ऊंची हैं, जिसकी वजह से पूरे द्वीप के चारों ओर उतरना लगभग नामुमकिन है। इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा समतल मैदान है जहां इंसानों ने कभी बसना शुरू किया था, और इस बस्ती को एडिनबर्ग ऑफ द सेवन सीज नाम से जाना जाता है। इस द्वीप के नॉर्थ में करीब 2430 किलोमीटर दूर हेलेना नाम का द्वीप है, जो इसके सबसे नजदीकी आबाद जगह है, जो खुद भी एक दूर स्थित ब्रिटिश इलाका है। इसके ईस्ट की तरफ करीब 2800 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका का तट है, और वेस्ट में दक्षिण अमेरिका 3300 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ऐसी समुद्री दीवारें हैं जो इस द्वीप को पूरी दुनिया से काट देती हैं। यहाँ पर ना ही कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई लैंडिंग स्ट्रिप। यहाँ आने जाने का एकमात्र रास्ता है, और वो है समुद्र। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से एक मछली पकड़ने वाला जहाज साल में सिर्फ 7 से 8 बार यहाँ आता है, और इसे यहाँ आने में एक हफ्ता या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और ये कोई लग्जरी क्रूज राइड नहीं है। बात करें मौसम की, तो यहाँ का मौसम हमेशा अस्थिर रहता है। यहाँ कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश होती है, और यहाँ जिंदगी का हर पहलू मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ तक कि फिशिंग से लेकर एग्रीकल्चर तक। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रॉक लॉबस्टर मछली के निर्यात पर आधारित है, और यहाँ के लोग फिशिंग के साथ आलू की खेती भी करते हैं। इसके अलावा ये लोग गाय और भेड़ भी पालते हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद ही बनाते हैं। यहाँ हर व्यक्ति कई कामों में निपुण होता है, जैसे कोई फिशिंग करता है, लेकिन साथ ही किसान भी है और मकान भी बनाता है, और कभी कभी मैकेनिक का काम भी करता है। आखिर इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग यहाँ कैसे पहुँचे? 1506 में एक पुर्तगाली नाविक क्रिस्टोफर दा चूना ने इस द्वीप को पहली बार देखा, और उसने इस द्वीप का नाम अपने ही नाम पर रख दिया। लंबे समय तक यह द्वीप सिर्फ नक्शे पर था, और यहाँ कोई ठहरता नहीं था। 1810 में अमेरिका के जोनाथन लैम्बर्ट ने यहाँ आकर खुद को इस द्वीप का मालिक घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह समुद्र में डूबने से मारा गया। और जब 1816 में नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर कैद किया गया, तो ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि फ्रांस इस द्वीप का इस्तेमाल करके उसे छुड़ाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन ने इस द्वीप पर अपनी एक सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी। कुछ समय बाद जब खतरा टल गया, तो सैनिक यहाँ से चले गए, लेकिन उसी दौरान एक स्कॉटिश सैनिक विलियम ग्लास ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ स्थायी रूप से रहने की अनुमति मांगी। धीरे धीरे नाविक, मछुआरे और समुद्र में फंसे हुए लोग यहाँ आकर रहने लगे, और कुछ इस तरह बनी एक छोटी सी बस्ती एडिनबर्ग ऑफ द सेवन सीज। आज भी यहाँ की पूरी आबादी सिर्फ 7 परिवारों से जुड़ी हुई है, जो कि कुछ इस तरह है। 1961 में अचानक यहाँ का ज्वालामुखी एक्टिव हो गया, और यहाँ के लोगों को इंग्लैंड ले जाया गया। कई लोगों को लगा कि अब वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। आखिर क्यों कोई इंग्लैंड जैसे देश को छोड़कर फिर से कठिन और अलग थलग जिंदगी जीना चाहेगा? लेकिन यहाँ के लोगों का अपने घर से लगाव इतना गहरा था कि 2 साल बाद 1963 में लगभग पूरी आबादी वापस लौट आई, और उन्होंने फिर से अपना गांव बसाया। आज यहाँ करीब 240 लोग रहते हैं, और यहाँ एक छोटा सा स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक पोस्ट ऑफिस और एक दुकान है जहाँ बाहर से मंगाए गए सामान मिलते हैं, और यहाँ एक पब भी है। अगर यह सब सुनकर आपको लगे
कि यह तो एक शांत और एक सुरक्षित जगह है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर बस जाए। तो याद रखिए, यहाँ नए लोगों को बसने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ के संसाधन बहुत सीमित हैं। अगर अचानक बाहरी लोग यहाँ बसने लगे तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से यहाँ का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए सिर्फ वही लोग यहाँ रह सकते हैं जिनका जन्म यहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर, शिक्षक जैसे कुछ लोग अस्थायी तौर पर आ सकते हैं, लेकिन स्थायी नागरिक बनना लगभग नामुमकिन है, चाहे आप ब्रिटिश नागरिक ही क्यों न हो।